अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात शुरू करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान से ही। वैसे तो खैर आप लोग जानते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन जो है वो बनी रहती है और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा भी चलता ही रहता है और कभी कभार जो है वो एक दूसरे के ऊपर अटैक्स भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जाहिर है कि बॉर्डर दोनों के साथ हैं तो कहीं जाया नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश हमारी होती है कि दोनों कंट्रीज में जो है वो अमन रहे और एक दूसरे के साथ अगर बहुत दोस्ती ना सही लेकिन एक अच्छे पड़ोसी के जैसा हम जरूर रह पाए। लेकिन अभी तक वो भी अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 80 साल हो गए, लेकिन उस तरफ भी अभी तक हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं जा पाया है कि दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस जो है वो बेहतर हो। हर तरफ कहीं ना कहीं टेररिज्म की बात की जाती है। 4 बार पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जा चुका है, लेकिन वहां पर हम तो चले गए, लेकिन हमने कई बार ये कहा है कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान में टेररिज्म करा रहा है, लेकिन हम भारत को एक बार भी, हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे हम भारत को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में या कह लीजिए किसी भी तरह की किसी भी कलर की लिस्ट में जो है वो हम डलवा पाते। लेकिन ये जरूर है कि हमने जो है कई बार कोशिश की, कई बार बात की, कहा कि जी जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है वो भारत कर रहा है, जो कुछ केपीके में हो रहा है भारत कर रहा है, जो कुछ आजाद कश्मीर में हो रहा है भारत कर रहा है। लेकिन हम उसको साबित करने में बुरी तरीके से नाकाम रहे। ना सिर्फ ये बल्कि उसी के साथ साथ कई बार ये भी हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया भारत की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जी टेरर कैंप से, और टेरर कैंप का कहकर भारत ने अटैक किया। 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी यही हुआ, और उसके बाद एक बार फिर 2025 में जो अटैक हुआ उसमें भी यही कहा गया कि जी ये जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे टेरर कैंप्स हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने इस बात से साफ इनकार किया। लेकिन इस वक्त ये भी है कि एक बार फिर तकरीबन साल से ऊपर हो गया है इस तमाम वाकयात को या अटैक को, और लोग दुआ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हालात बेहतर हो, जो कि बेहतरी की तरफ जाते हुए कभी तो लगते हैं और कभी लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। अभी कुछ लोगों ने जो है वो दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स को जो है वो लेटर लिखा और कहा कि जी दोनों में बात होनी चाहिए, दोनों के रिश्ते जो है वो नॉर्मलाइज करने चाहिए। लेकिन साथ ही कई लोगों ने भी कह दिया कि जिन लोगों ने सिग्नेचर्स किए हैं, जिन लोगों ने बातचीत की है, वो जी बिल्कुल किसी खाते में नहीं आते हैं जी। वो तो बिल्कुल ना तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या कोई, हाँ रिटायर्ड जरूर हैं, लेकिन उनकी बात इतनी सुनी नहीं जाएगी हुकूमत में या कहीं भी। उसी के साथ ही कोलंबो में भी सुना गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग मिले हैं और उन्होंने बातचीत की, लेकिन फिर यही कहा गया कि जी वो ऑफिशियल्स नहीं थे। मगर खैर ये सिलसिला तो चलता रहता है कि लोग कहीं कुछ लोग कोशिश करते हैं बातचीत की, लेकिन दूसरी तरफ जब तक के टेररिज्म के ऊपर बिल्कुल सख्ती के साथ काम नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों को प्रॉपर सजा नहीं दी जाएगी जिनके नाम कई बार भारत ले चुका है, और ना सिर्फ ये कि उनके नाम भारत ले चुका है बल्कि ये वो लोग हैं जिनका जिनका के नाम जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेरर लिस्ट के अंदर भी मौजूद है। एक बार फिर भारत की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, जो न्यूज है वो ये कि जी हाफिज सईद यानी कि लश्कर तोयबा का चीफ हाफिज सईद, जिसको के पाकिस्तान ने 31 ईयर्स के लिए कहा गया कि जी जेल की सजा दी है, कैद की सजा दी है, वैसे वो हाउस अरेस्ट है, जेल के अंदर नहीं है। ये बात भी कुछ अरसे के बाद ही खुली। पहले तो सबने यही समझा कि बाजी हम तो बड़े सुधर गए हैं और हमने वाकई में हाफिज सईद को 31 ईयर्स की जेल दे दी, क्योंकि उस वक्त हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में थे और हमें उस लिस्ट से बाहर आने के लिए इस किस्म की कार्रवाइयां करनी पड़ी, क्योंकि टेरर फंडिंग और इस तरह के कई मनी लॉन्ड्रिंग और कई दूसरे चीजों में पाकिस्तान का नाम आ रहा था, और जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान जो है वो एक तरह से ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ की चला गया। अब अगर हम पाकिस्तानी से बात करें तो वो कहते हैं तो क्या हो गया जी, यूएई भी तो गया है। तो यूएई जो है वो टेरर फंडिंग में नहीं गया, पाकिस्तान के नाम टेरर फंडिंग का नाम भी जुड़ा हुआ था। बहरहाल अब हाफिज सईद को कहा गया कि जी 31 ईयर्स की जेल कर दी और इस तरह से पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट से बाहर आ पाया। 4 बार वैसे जा चुके हैं, ये चौथी बार था कि एफएटीएफ की लिस्ट में से किसी तरीके से बाहर आने के लिए हाफिज सईद को जो है वो हाउस अरेस्ट बताया गया, बल्कि पहले जेल का ही बताया गया, बाद में कहीं पोल खुला के जी ये तो हाउस अरेस्ट है। अब एक बार फिर हाफिज सईद खबरों में है, एक बार फिर हाफिज सईद न्यूज में क्यों है? वो इसलिए कि जी भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इसके ऊपर एक कह लीजिए कि फर्द जुर्म आयद की गई है। हाफिज सईद के ऊपर जो है एक तरह की पिटीशन जो है वो दायर की गई है और कहा यह गया है कि जी एक चार्ज शीट है जो कि हाफिज सईद के अगेंस्ट जो है जम्मू कश्मीर में दायर की गई है, और कहा यह गया है कि पहलगाम का जो
टेरर अटैक था पहलगाम का, लास्ट ईयर जो टेरर अटैक था उसमें हाफिज सईद जो है उसने प्लान भी किया था और मॉनिटर भी किया था उस अटैक को। ये उस चार्ट शीट में लिखा गया, तकरीबन 1550 पेजेस की ये चार्ट शीट है जो कि हाफिज सईद के अगेंस्ट जो है वो जमा करवाई गई है। और उसके बाद अब यकीनन पाकिस्तान से भी पूछगछ की जाएगी या पाकिस्तान की तरफ भी देखा जाएगा और उसके बाद क्या हम जवाब देंगे, क्या हम जवाब दे पाएंगे, या क्या हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो क्या कहते हैं या गवर्नमेंट क्या कहती है, उस तरफ भी यकीनन नजरें लोग दौड़ाएंगे। ये खबर जो है ये ऐसी नहीं है कि जिसको मैं कहूँ आपसे कि सोशल मीडिया पर किसी ने लगा दी तो हमने वहां से उठा ली, या ये कि इंडियन मीडिया ने लगा दी और हमने वहां से ले ली। इसलिए कि इंडियन मीडिया के ऊपर भी हमारे लोग जो हैं वो बहुत बातें बनाते हैं और कहते हैं कि जी आपने जो है ये खबर इंडियन मीडिया से क्यों ली, इंडियन मीडिया की खबर पे आप बिलीव ना करें, और इस किस्म की बातें जो है वो हमारे लोग करते हैं। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि इससे पहले कि आप लोग मुझे मैसेज करना शुरू करें, इससे पहले कि आप मेरे यूट्यूब पे जाके मुझे बुरा भला लिखना शुरू करें, मैं आपको ये बता दूं कि ये न्यूज जो है ये बीबीसी उर्दू पे भी है और ये बीबीसी इंग्लिश के ऊपर भी आपको ये न्यूज मिल जाएगी। और इसलिए आप वो जो पीछे लगे रहते हैं कि जी ये खबर कहाँ से आ गई और ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो जी ये न्यूज जो है ये बीबीसी के पेज के ऊपर और बीबीसी की जो वेबसाइट है वहां पर भी आपको मिल जाएगी, और उसी के साथ साथ बीबीसी का जो ट्विटर अकाउंट है वहां भी आपको ये न्यूज पूरी डिटेल में पाकिस्तानियों के लिए कह रही हूँ कि आपको मिल जाएगी। तो इसलिए इससे पहले कि आप अपने अंदर की भड़ास निकालें मुझे बुरा भला कहकर, एक बार जाकर इस न्यूज को जरूर पढ़ लें। और अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी पढ़े लिखे को बुलाइए और कहिए कि वो आपको पढ़ के सुना दे, ताकि आपको पता लगे कि हाफिज सईद का नाम जो है उस चार्ट शीट के अंदर मौजूद है। और इसी तरीके से जो है वो पहलगाम का जो टेरर अटैक था उसके अंदर इसका नाम लिया गया है कि ना सिर्फ ये कि इसने मॉनिटर किया है, इसने प्लान किया है, और तमाम जो हादसा हुआ था, जो अटैक हुआ था, उसके पीछे हाफिज सईद और उसके लश्कर तोयबा जो उसकी जमात है उसका नाम लिया जा रहा है। अब कहने के लिए तो हमने हाफिज सईद को एक तरह से हाउस अरेस्ट कर रखा है, लेकिन जाहिर है कि इस तरह के हाउस अरेस्ट, यानी कि इमरान खान जेल में, हमेशा मैं कहती हूँ इमरान खान जेल में है लेकिन हाफिज सईद हाउस अरेस्ट है, तो यकीनन यहाँ पर ये चीज साफ इशारा करती है कि हम कहीं ना कहीं इस तरह के जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको हम एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी तक जिसे कहते हैं कि हम उनको टेररिस्ट मानने को तैयार नहीं है। वरना होना तो ये चाहिए कि प्रॉपर सजा देकर, और हाफिज सईद और इसके साथियों को जब तक आप फांसी की सजा नहीं देंगे, अब हर जगह पर जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां पे हम देखते हैं कि कहीं पर भी सजा जो है वो होती हुई दिखाई नहीं देती लोगों को, खास तौर पे पैसे वाले और पावरफुल लोगों को। तो अगर जब तक पाकिस्तान उससे नहीं हटेगा, शायद हमारे साथ यही प्रॉब्लम्स जो है वो चलती रहेंगी। अगर हम ये कहें कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं उनकी अगर बात की जाए तो जी ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी पीएम मोदी जो है पाकिस्तान से शिकस्त के बाद अपनी गिरती हुई साख के बायस दबाव का शिकार है। ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का ख्याल ये कि भारत जो है वो क्योंकि हमसे कोई शिकस्त खाई है, कौन सी शिकस्त है पता नहीं है, कौन सी शिकस्त की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये पहलगाम के टेरर अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था अगर उसकी बात करें तो मेरे ख्याल है ख्वाजा साहब को थोड़ी सी अक्ल करनी चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। इसलिए कि 4 दिन की वो लड़ाई हुई थी, और अगर वो 4 दिन से छठे दिन में चली गई होती तो यकीनन इस वक्त ख्वाजा साहब ये सब बातें करने के काबिल ना होते। लेकिन हमें भी मालूम है कि हकीकत क्या है, और बजाय इसके कि इस पे शर्मिंदा होने के कि जी भारत ने हमारे ऊपर जो अटैक किया था वो हमारे ऊपर उन्होंने टेररिज्म का इल्जाम लगाकर अटैक किया था, ना तो उन्हें हमारे यहाँ के कोई खजाने चाहिए थे जो कि पता नहीं कहाँ हैं, और ना ही उन्हें हमारी कोई जमीन चाहिए थी। लेकिन हम खुद भी बार बार ये कहते हैं कि जी हम तो टेरर अटैक जो होते हैं वो तो हमारे यहाँ खुद बहुत होते हैं, जी हम तो खुद विक्टिम है। लेकिन हम खुद विक्टिम किस लिए? हम खुद विक्टिम इसीलिए क्योंकि हम इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट करते हैं बल्कि उनको शय भी देते हैं। हमें कश्मीर करने की जो बीमारी हुई हुई है, और उसके बाद जो कुछ हमारी तरफ कश्मीर में हो रहा है उसका नाम तो ख्वाजा साहब नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर में जिस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जिस तरह से उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, जिस तरह से उनको अरेस्ट किया जा रहा है, जिस तरह से कुछ दिन पहले स्ट्रेट फायर भी किए गए, लोगों की जानें भी गई, उस तरफ भी अगर बात कर ले ख्वाजा साहब तो अच्छा होगा। हमारे मिनिस्टर्स अक्सर उठकर या हमारे पॉलिटिशियन जो हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो
ख्वाजा आसिफ साहब हो चाहे हमारे दूसरे पॉलिटिशियन, सबके सब बातें ऐसी ही करते हैं जिससे कि ये कहीं ना कहीं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से फौज या फौज के जो चीफ हैं वो इनसे खुश रहे। और ये कोई आज की बात नहीं है। अगर आप पुरानी फोटोज उठाकर देखें या पुरानी हिस्ट्री अगर कहीं गूगल करके आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि हमेशा से पाकिस्तान में जो सिविलियन गवर्नमेंट आई है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री के ही बलबूते पर आई है। चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो जो कि यानी कि हमेशा से उस वक्त के डिक्टेटर को डैडी कहा करते थे, और इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी भी आपको अक्सर दिखाई देंगे कि वो फील्ड मार्शल के साथ साथ होते हैं या फिर उनकी तारीफ करते दिखाई देते। शायद अब उनको उम्मीद है कि जैसे उनके नाना जान को जो है उस वक्त के फील्ड मार्शल या उस वक्त के आर्मी चीफ ने जो बना दिया था यानी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, तो हो सकता है बिलावल भुट्टो जरदारी भी यही कोशिश कर रहे हो कि शायद वो इस वक्त के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को अपने नाना जान की तरह ही बटरिंग करें तो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। वैसे भी पाकिस्तान में कोई भी सीट लेने के लिए पार्लियामेंट के अंदर आपको कोई खास काबिलियत नहीं चाहिए होती है। आपको बिल्कुल ना आपकी पढ़ाई लिखाई चाहिए, ना आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आपने कभी लोगों की कोई खिदमत की है या पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। हाँ, आपके जो फैमिली है, बैकग्राउंड है, वो जरूर स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके नाना दादा अम्मा अब्बा या कोई और रिश्तेदार जो है वो कभी ना कभी किसी जमाने में किसी बड़ी सीट पे रहा हो। अगर ऐसा होगा तो आप ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के किसी भी तरह के मिनिस्ट्री में मिनिस्टर लग सकते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ आपके रिश्तेदार कोई भी क्राइम करने के बाद बड़े आराम से उसमें से निकल भी सकते हैं। जैसे कि इसाक डार साहब के नवासे के बारे में जो कहा जा रहा है कि 2 फॉरेनर लेडीज जो आई थी उनको ना सिर्फ ये कि किडनैप किया गया, उनसे पैसे जो है वो मांगे गए, बल्कि उसके साथ ही साथ कई दिन तक उनको रेप किया गया और उसके बाद बगैर उनको किसी तरह के मेडिकल चेकअप के बगैर ही उनको बाहर निकाल दिया गया। अगर किसी को ये लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद इसाक डार साहब जो पाकिस्तान के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और उसी के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, अगर उनके नवासे को या उनके रिश्तेदार को कोई सजा होगी, किसी किस्म की कोई पूछगछ होगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी, तो ऐसे लोगों को फौरी तौर पे अपने दिमाग का इलाज करवा लेना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान में अगर आप किसी बड़े आदमी के रिश्तेदार हैं, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पावर है, तो आप बिल्कुल किसी को भी मार कर, किसी के साथ भी लूट मार करके या जान से मार के या रेप करके या कुछ भी करके आप जो है वो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, बल्कि आंखों में आंखें डाल के कहेंगे कि जी कर लो जो करना है। तो बिल्कुल यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। वो जो कहते हैं ना कि जी जंगल राज, जी हाँ, जंगल राज जो है वो इस वक्त चल रहा है, और ना सिर्फ अभी बल्कि शायद हमेशा से ही रहा होगा। जाहिर जो भी पावरफुल लोग हैं वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं, क्राइम भी करते हैं और उसके बाद बड़ी आसानी से निकल भी जाते हैं। जो छोटे मोटे लोग होते हैं जिन्होंने कभी समझे मोटर बाइक के लिए अगर उन्होंने हेलमेट नहीं पहना या लाइसेंस नहीं है, या कोई और ऐसे जो आम से लोग होते हैं 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, या कोई आम जर्नलिस्ट हो गए, उनको जी ये नो फ्लाई लिस्ट में भी डाल देंगे, उनके बैंक अकाउंट भी सील कर देंगे, उनको अरेस्ट भी कर लेंगे, मारे पीटेंगे भी, धमकियां भी देंगे, सभी कुछ करेंगे। लेकिन ये बड़े लोग जो जाहिर है अपने अपने जितना इनका पास पैसा होता है और जितनी पावर होती है उस हिसाब से ये बड़े बड़े क्राइम करते हैं और उसके बाद हाथ झाड़ के ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसी तरीके से अगर हाफिज सईद को भी देखा जाए तो हाफिज सईद को तो हमने यहाँ पर बहुत ही आराम सुकून से रखा हुआ है। भला कहाँ दुनिया में ऐसी जेलें होती हैं कि इतने बड़े बड़े क्राइम करने के बाद किसी आदमी का नाम जो है यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में मौजूद हो, लेकिन उसको आप जेल में रखने के बजाय उसके घर में रखें, आराम से जी घूमे फिरे अपने घर में, एसी ऑन करे, टीवी लगाए, वाईफाई इस्तेमाल करे, कुछ भी करे, फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है। और ये बात भी आप पहले छुपाते हैं और उसके बाद आपको बतानी तो तब पड़ जाती है जब उसके घर के बाहर कुछ साल पहले एक ब्लास्ट हुआ तो पता लगा कि जी हाफिज सईद तो घर के अंदर था। वो तो फिर हमारे लोगों ने शुक्र अदा किया कि जी बच गया, कहीं टपक गया होता तो शायद बहुत प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन बहरहाल इसी तरह से जब आप बार बार कहा जाता है कि जी आपने यहाँ पर जो है इसी किस्म के सारे अनमोल रतन जो पाल रखे हैं उनको नहीं रखना चाहिए, उनसे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की इमेज को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को हर तरह का इसमें
नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं है, तो उस वक्त तो किसी की समझ में शायद कुछ आता नहीं या शायद समझना ही नहीं चाहते। और वैसे भी इन लोगों को जो बनाया गया है, जो पाला गया है, जो फंडिंग की गई है, उसके बाद इतनी जल्दी तो ये ना तो खत्म होने वाले हैं, और साथ ही साथ इनके बहुत से ग्रुप जो है अब और भी बन गए होंगे, यानी एक ग्रुप में से और भी कई दूसरे ग्रुप निकल आए होंगे। इसलिए ये कहना कि इसको एक को मार देने से सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे अपने कंट्री के अंदर हमने जो अनमोल रतन बिठा रखे हैं वो थोड़े कम पड़ रहे हैं, तो हम फिर कनाडा वनाडा की तरफ निकल जाते हैं। तो कभी हम कह देते हैं जी वो पन्नू शन्नू जो है वो उसका भी टीवी इंटरव्यू आता रहा, यानी ऑपरेशन सिंदूर जिस वक्त हो रहा था या मार्का हक जो भी कह लीजिए, तो उस वक्त भी इंडिया पाकिस्तान में लोग यानी टेंशन में थे, और हमारे टीवी चैनल पे पन्नू के इंटरव्यू दिखाए जा रहे थे, उसको टीवी चैनल पे बिठाया जा रहा था, बड़े बड़े टीवी मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया पर वहां पर बिठाकर बातें की जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये देखें जी ये हमारे हक में बोल रहा है और ये भारत के खिलाफ बोल रहा है। दूसरा जी आ गया जी आपका दाऊद इब्राहिम को तो कहते हैं कि जी इंडियन है, हाँ जी इंडियन है, और तो यहाँ क्या कर रहा है। अच्छा अगर यहाँ नहीं है, चले मैंने मान लिया यहाँ नहीं, हो सकता है कब का मरकब भी गया हो, क्योंकि बाद में तो किसी ने इसको देखा ही नहीं, इसकी जो फोटो थे उसी जमाने की है जिस जमाने में ये 80s 80s में कभी दिखाई दिया। लेकिन आपके पास जावेद मियां दाद तो है ना, और बिल्कुल जिंदा सलामत और ठीक ठाक है, तो फिर जावेद मियां दाद से क्यों नहीं पूछा जाता कि जी आपके समधी कहाँ है, यानी इनके दोनों के यानी जो मियां दाद साहब है उनके बेटे की शादी जो है वो दाऊद इब्राहिम की बेटी से हुई है, तो उनसे बड़ी आसानी से पूछा जा सकता है। अपनी बहू से ही पूछ लें कि बेटा जी तुम्हारे पिताजी अब्बा जी किधर हैं, तो वो बता देंगी कि भाई किधर गए। लेकिन है भी या नहीं है, टपक गए, क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है ना, किधर गए, तो वो उनको पूछ लेना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं पूछा जा रहा। और जावेद मियां दाद जो है वो पूरे में दंदनाते घूमते, कोई उन्हें पूछने गछने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इनकार करने के लिए हम फौरन कह देते हैं, और आजकल ऐसा जमाना नहीं है कि आपके इनकार करने से देने से, आपके कुछ ऐसा कह देने से कि नहीं जी हमने तो नहीं किया से लोग मान जाएंगे। बड़ी आसानी से सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, और कई तरीके हैं, आप उस पर बिल्कुल दिखा दीजिए कि भाई नहीं है, और या अगर है तो भी जावेद दाद साहब से पूछकर और बता के कहाँ है, वो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं भारत के साथ। उससे आपके रिलेशंस बेहतर होंगे, आपके भारत को भी यकीन होगा कि हाँ जी, या थोड़ा सा भरोसा ट्रस्ट होगा कि जी हम बहुत सीरियस हैं, पहले जो कुछ हुआ सो हुआ, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा हो या किसी और ने कहा हो कि जी हम बिल्कुल, चाहे हमारे अभी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा हो कि जी हम जो है वो ना सिर्फ ये कि अपने यहाँ जो है वो जिहादी या कह लीजिए कि फ्रीडम फाइटर जिन्हें हम कहा करते हैं, और कभी हम उनके कुछ और नाम रख देते हैं और कभी मिलिटेंट्स कह देते हैं, कि उनको हम पालते रहे, उनको हम यहाँ पे रखते रहे, क्यों किस लिए, भारत के लिए, अफगानिस्तान के लिए। ऐसा परवेज मुशर्रफ ने इंटरव्यू में भी कहा था और उनकी बुक में भी लिखा है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, और अगर पढ़ने का मूड नहीं है तो इंटरव्यू देख लीजिए यूट्यूब पे निकाल के, तो सुन भी सकते हैं। और अभी छोड़ दें, परवेज मुशर्रफ तो चले गए, उनके ऊपर अगर आपने भरोसा नहीं करना है तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसलसल इंटरव्यूज दे रहे थे, उन्होंने क्या कहा था, उनका भी यही कहना था कि जी हम तो 30 इयर्स जो है इन मिलिटेंट्स को पालते रहे डॉलर के लिए, पैसों के लिए। उसके बाद उन्होंने खुद यानी अपनी स्टेट को या स्टेट चलाने वालों को, मेरे ख्याल स्टेट को नहीं, स्टेट चलाने वालों को उन्होंने ये भी कहा कि जी हमें तो अमेरिका ने जो है वो टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके और फेंक दिया। हालांकि वो कुछ और भी कह सकते थे, लेकिन शायद उनको उस वक्त यही सही लगा, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात भी की। उसके बाद जब जब ख्वाजा आसिफ साहब के स्क्रू टाइट किए जाते हो, तब तब वो भारत या फिर भारतीय प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि भारत के प्राइम मिनिस्टर या उनकी गवर्नमेंट बहुत ही परफेक्ट है और उन्होंने अपने मुल्क को जो है बहुत जबरदस्त तरीके से चलाया। डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे, ऐसी ऐसी कुछ ना कुछ बातें होंगी जो वो कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, जो उन्होंने इलेक्शन से पहले दावे किए होंगे, लेकिन वो उनकी पब्लिक जाने और उनके प्राइम मिनिस्टर जाने। हम तो वो बात करेंगे ना जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशन जो है वो खराब हो रहे हैं। ट्रेड बंद हुई हुई है आपकी, भारत की साइड से भी ट्रेड आपकी नहीं चल रही है, अफगानिस्तान से भी। तो जाहिर है कि ऐसे में जो पाकिस्तान में आम आदमी रहता है, आम सिटीजन, जिनके बेचारे का कोई लेना देना इन चीजों में नहीं है, जो सिर्फ अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है और पालने की कोशिश कर रहा है, जीने की कोशिश कर रहा है, उसकी जिंदगी आपने मुश्किल कर रखी है। उसकी जिंदगी मुश्किल किन लोगों ने कर रखी है? जिनके हाथ में पावर है, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो IMF, वर्ल्ड बैंक और हर तरफ से पैसा पकड़ते हैं, और उसके बाद एक ना एक जगह पे झगड़ा जो है वो अपना जारी रखते हैं, कभी भारत के साथ तो कभी अफगानिस्तान के साथ, कभी बैठे बैठे इजराइल को धमकियां देते रहते हैं, कभी इनको लगता है
کہ हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो बड़े अनसेफ है जी, कोई उठा के ना ले जाए, कहीं अमेरिका सऊदी अरब को ना दे दे, कहीं इजराइल ना ले जाए। यानी इतनी हिफाजत हमारी जो है वो न्यूक्लियर वेपन ने नहीं की, या कह लीजिए न्यूक्लियर वेपन से पाकिस्तान की इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं हुई जितना हम न्यूक्लियर वेपन की सिक्योरिटी के लिए परेशान रहते हैं। ओके, कभी कोई ना उठा ले जाए, कभी ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो भाई अपने आप को थोड़ा सा तो एजुकेट करें, अपने आप को थोड़ा सा तो समझाएं कि हाफिज सईद टाइप के लोगों को अगर हम सपोर्ट करते रहे और यहाँ बिठा के रखा तो ये हमें नुकसान ही करेंगे। अव्वल तो इन लोगों को खुद ही उठ के चले जाना चाहिए कि जी हम पाकिस्तान के लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं, तो हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान दे देते हैं या अपने आप को कुर्बान कर देते हैं 24 करोड़ लोगों के लिए। क्या ये 4 लोग हम उठाकर भारत को नहीं दे सकते? अच्छा, मत दीजिए, भारत को ना दीजिए, लेकिन हमारे सिटीजन है तो आप वहां क्यों दे देंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं जी ऐसी क्या बात है। तो भाई यहाँ पर ही इनको सजाएं तो दे दीजिए, इनको कहीं लटका दीजिए चौक पर के लोगों को पता लगे कि हमने इनको सजा दे दी है और हम इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम ऐसा करते हुए भी दिखाई नहीं देते। तो यहाँ आके हमारी गाड़ी जो है ना वो रुक जाती है, मेरा ख्याल है उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, जंग लग जाता है, क्या हो जाता है। लेकिन बहरहाल यहाँ इस वजह से हमारी पॉलिसीज जो है ना उस पे या हमारी जो बात है उस पे कोई बिलीव नहीं कर रहा है। जो बेचारे अच्छी बात कर रहे हैं वो भी साले गालियां खा रहे हैं बैठकर, और जो बुरी कर रहे हैं वो तो खैर खा ही रहे हैं, लेकिन जो अच्छी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं गालियां वो भी खा रहे हैं। और जाहिर है कि जब स्टेट जो है वो कोई स्टेप नहीं लेगी थोड़ी हालात को बेहतर करने के लिए, एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा आपको, हाफिज सईद हो चाहे मसूद अजहर, इस तरह के लोगों के ऊपर आपको एक्शन करना पड़ेगा, तभी आपके हालात जो है वो सही होंगे और तभी मुल्क जो है वो कहीं पे लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। सिर्फ ये कह देने से कि वो जी हमने तो ईरान और अमेरिका की बात करा दी तो सारी दुनिया हमारे पीछे लगी है कि बाकी सबकी भी बात करा दो, तो जाए ना जाके जरा रशिया और यूक्रेन की बात कराएं, वो तो बड़े सालों से लड़ रहे हैं, आप जाकर जरा उनको भी रोक लीजिए अगर वाकई में आपकी इतनी सुनी जाती है। और छोड़ें अफगानिस्तान को ही जरा समझा दीजिए कि वो हमारे ऊपर अटैक ना करे। अगर आपको वाकई ऐसा लगता है कि आप जंगें रुकवा देते हैं, आप लड़ाइयां खत्म करवा देते हैं, तो पहले अपनी खुद की लड़ाइयां तो खत्म कर लें, भारत के साथ ना सही अफगानिस्तान के साथ रोक के दिखा दीजिए, फिर तो दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं। अगर आप अफगानिस्तान को नहीं समझा सकते, अफगानिस्तान को मना नहीं कर सकते, तो फिर आपने ईरान और अमेरिका को क्या मना करना था? ये तो अपनी मर्जी से ही हुआ जो कुछ भी हुआ उनके दरमियान। लेकिन बहरहाल इस वक्त सबसे जो इस वक्त इम्पोर्टेंट या सबसे लेटेस्ट न्यूज जो है वो इस वक्त हाफिज सईद के खिलाफ जो चार्जशीट भारत ने बनाई है वो है, और यकीनन इसके बाद जो है हमारे यहाँ से भी एक सिलसिला शुरू हो जाएगा कि जी हम तो खुद विक्टिम है, हमने तो कुछ नहीं किया, और इस किस्म की बातें। ठीक है आपने कुछ नहीं किया, मैं मानती हूँ, मान लेती हूँ कि कुछ नहीं किया, लेकिन बात सारी ये कि अगर हाफिज सईद को हम कोई ऐसी सजा दे देंगे जिससे कि भारत को यकीन हो जाए कि हमें हाफिज सईद वगैरह को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उससे बेहतर कोई और चीज नहीं हो सकती है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान को इस तरफ जरूर जाना चाहिए। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।